बच्चों आज हम पार्ट 3 हिमालय की बेटियां ये पार्ट पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री नागार्जुन जी और आपका जन्म 30 जून 1911 को हुआ और 5 नवंबर सन 1998 में आपका देहावसान हो गया। बच्चों मैं पाठ शुरू करने के पहले आपको संभ्रांत महिला के बारे में बताना चाहती हूँ। संभ्रांत महिला का अर्थ है एक सुशील सुसंस्कृत महिला। हिमालय पर्वत मतलब हिमालय की बेटियों से तुलना की है। हिमालय पर्वत की जो तुलना की है लेखक ने, हिमालय पर्वत को पिता बताया है और हिमालय की जो नदियां हैं जो आजू बाजू से निकल रही हैं उनको उन्होंने बेटियां बताया है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैंने हिमालय को दूर से देखा तो मुझे कैसा लगा कि जो नदियां हैं वो बड़ी शांत है। किसके समान शांत है? एक संभ्रांत महिला के समान शांत है। जब मैंने इनको मैदानों में बहता हुआ देखा तो ये मुझे किसके समान लग रही थी? जैसे मेरी मौसी मामी के गोदी में मैं आराम करता हूँ उसके समान मुझे लग रही थी। लेकिन जब लेखक कहाँ चढ़े? ऊपर से उन्होंने इसको देखा। हाँ, ऊपर से जब लेखक वहां गए बहुत दिनों के बाद और ऊपर से जब इन नदियों को देखा तो लेखक ने ऊपर चढ़ने के बाद हैरानी महसूस की। उन्हें लगा गंगा यमुना सतलुज ये दुबली पतली से नदियां मैदानों में तो कितनी शांत भाव से बह रही थी, लेकिन ये क्या? ये तो मुझे हैरान कर गई। जब मैंने इनको ऊपर से बहता देखा तो ये तो बहुत चंचल और उछल कूद करने लगी, बहुत तेज भाव से बहने लगी। और ये क्या, इनका अचानक इनकी भाव भंगिमा मतलब इनका मूड कैसे बदल गया? ये कैसे इतनी चंचल रूप में आ गई? मैंने तो इनको मैदानों में शांत भाव से बहता देखा था, इनकी बाल लीला अचानक कैसे बदल गई? लेखक कहते हैं इनकी गति को तेज देखते ही मैं ये सोचने लगा कि ये किस लक्ष्य को पाना चाहती हैं, इनका एम क्या है? ये हिमालय पर्वत पिता की गोद से निकलकर किसके प्रेम को पाने के लिए और इतनी बेचैन है। ये पिता के प्रेम से इतनी अतृप्त क्यों थी कि इनके मन में संतुष्टि नहीं हुई और इतनी जोर से ये भाग भाग कर कहाँ जा रही हैं? ये बर्फ की पहाड़ियों से निकलती हुई चंचलता बिखेरती हुई ये कहाँ भाग रही हैं? लेखक ये सारी चीजें देखकर हैरान हो गया, लेकिन लेखक ने क्या देखा? ये लोग सब बहते हुए जितनी भी नदियां आसपास से निकल रही थी ये सारी बहते हुए सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाके मिलने के लिए चली जा रही थी। ये हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां। अन्य नदियां जैसे रावी सतलुज व्यास चनाब झेलम काबुल और गंगा यमुना सरयू गंडक ये सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं ये बहते बहते कहाँ गई? सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल गई। और लेखक कहते हैं कि जो पिता रूपी किसको पिता बताया लेखक ने? हिमालय को। जो दयालु पिता है वो अपने बर्फ को पिघला देता है और बर्फ को पिघलाकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कैसे प्रेरणा देता है बेटा? अपने जल से पिघलाकर उनको लबालब भर देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और ये बहते बहते जाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक ने इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और लेखक ने क्या बताया है बेटा? लेखक ने समुद्र को दामाद बताया। दामाद मतलब सन इन लॉ। और जो हिमालय है उसको क्या बताया है? स्वसुर। स्वसुर मतलब फादर इन लॉ। वो ससुर बन गए हैं। और जो समुद्र है जहां पर उनकी बेटियां बेताब हो गई थी, जिस प्रकार एक बच्ची जब वो बड़ी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के घर चली जाती है, उसी प्रकार लेखक ने इस पाठ में बताया है
कि नदियां जो हैं उनको पाल पोस कर हिमालय ने बड़ा किया है, और वो बढ़ते बढ़ते उछलते कूदते अपना बचपन को पार करते हुए जवानी में आई, और जवानी में आकर वो जाकर सीधे समुद्र से मिल गई, अर्थात अपने पति से मिल गई और वहां जाकर समा गई। लेखक कहते हैं कि मैंने इन बच्चियों को, मतलब इन नदियों को बहुत शांत भाव से बहते हुए देखा और उसको बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए देखा है, इसीलिए मैंने समुद्र को किसकी तुलना दी है, दामाद की तुलना दी है, और हिमालय को मैंने पिता की तुलना दी है। इसमें मेरे को कोई संकोच नहीं है। अब आगे। हाँ बच्चों, आपने आगे देखा, इस पाठ में आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। कवि कालिदास ने जब अपने काव्य में मेघदूत, मेघदूत मतलब मेघ, जैसे कि उसके अर्थ में ही मेघ मतलब होता है बादल, और दूत मतलब संदेश देने वाला। कवि कालिदास ने नदियों को का भी मानवीकार किया था, मानवीकरण किया था, और उन्होंने बताया था जब यक्ष जो था, यक्ष और यक्षिणी दो जो थे, वो प्रेयसी और प्रेमी प्रेमिका थे, तो उन्होंने अपने मेघदूत को संदेश दिया, बादल को कहा कि जाओ, यक्ष ने कहा जाओ और जाकर मेरी यक्षिणी को बोलो कि संदेश दो कि मैं तुम्हारे विरह में दुखी हूँ। तो वो जो बादल थे, मेघदूत थे, वो जाने लगे, तो यक्ष ने उनसे कहा कि जब तुम रास्ते में जाओगे तो तुम्हें एक नदी मिलेगी, लेकिन उस नदी में तुम अपना जल बरसा देना। वो कौन सी नदी थी मैं आपको बताना चाहूंगी। उस नदी का नाम था, मध्य प्रदेश में जो नदी बहती है वो बेतवा नदी। उस बेतवा नदी तुमको रास्ते में पड़ेगी, और तुम उस बेतवा नदी में अपना जल थोड़ा सा छिड़क देना, ताकि वो भी, उसको भी तुम्हारे प्रेम का संदेश मिल जाए। तो ये भी बात उसने, लेखक ने अपनी इस पाठ में कहा है, और मेघदूत को संदेश देने के लिए भेजते हैं, और मेघदूत जाकर यक्षिणी को संदेश देते हैं। आगे इस पाठ में लेखक ने यह भी बताया है कि मुझसे पहले काका कालेलकर ने भी इसका मानवीकरण किया था, अर्थात मानव की तरह नदी की तुलना की थी। उन्होंने बताया था कि जिस तरह संसार में माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरीके से नदी भी हमको एक माँ के रूप में पालती पोसती है, तृप्त करती है, बड़ा करती है। और काका कालेलकर ने भी इसका चित्रण पहले कर चुका है। अब लेखक कहते हैं कि मैं जब एक बार बहुत उदास था, मैं थोड़ा थक सा गया था, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी अनमनी लग रही थी, और मैं तिब्बत की किनारे बैठा था, एक नदी के किनारे। कौन सी नदी थी वो? सतलुज नदी। तो मैं सतलुज नदी के किनारे जब बैठा था, तो मैंने ये सोचा कि माता के रूप में, बेटी के रूप में तो मैंने इसका रूप देखा है, प्रेमिका के रूप में भी मैंने इसका रूप देखा है, तो क्या ममता के रूप में एक बार प्यार के सूत्र में बहन का भी मैं इससे रिश्ता जोड़ सकता हूँ? और मैंने उस समय इसका अनुभव किया, और मैंने वहां पर बैठकर एक कविता लिखी। जिस तरह की कविता आप बुक में देख रहे हैं, वो कविता क्या है? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसकी तुलना उन्होंने बहन से इस कविता के माध्यम से कर दी। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।